बांग्लादेश की औरतें घरों में घोड़े क्यों पालती हैं और रात को घोड़े से क्या काम करवाती हैं, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद कर सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक ही मुझे मालकिन की घोड़े रैम्बो की आवाज़ आई और मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं उसके अस्तबल की तरफ से वापस लौटा था, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वो बुरी तरह हिनहिना रहा था। कुछ देर में ऐसे ही अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि रैम्बो की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे कोई परेशानी हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकल आया। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, शायद उसको भी कोई तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो वहां के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी मालकिन अजीब से कपड़े में अपने घोड़े के साथ जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहीं चली आई हो। मेरी मालकिन एक ऊंचे लंबे गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। उसके काले लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे और चांद की रोशनी में वो कोई खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उस वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। रात को इस वक्त घोड़े के पास और मेरी मालकिन के अंदाज मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो। मालिक का अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोश करवाना चाहती हो, लेकिन आधी रात को मालकिन यहाँ पर क्या कर रही थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। और फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ तो मालकिन ने उसकी जुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस पलट आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेशी मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती है। जो कुछ मैं देख चुका था उसके आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और फिर अपनी जगह वापस आकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन का वह हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ आया था वह बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ थोड़ी थोड़ी देर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मालकिन ने कैसा कपड़े पहन लिए हैं। मालकिन तो मालिक की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरा इंतजार कर रही थी और मेरी जान निकल गई थी क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतने सवेरे उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वो सोती भी नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में रेड रेड देखा था, जैसे वो रात भर की जगी हुई हो। जब से वह शादी होकर इस घर में आई थी मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वो मालिक के दिलो जान से अजीज थी। लेकिन आज उन्हें देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया था। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ही घिन महसूस हुई थी। वो अपने पति के पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कोई औरत मेरे मालिक को ऐसा धोखा देकर अगर कोई और औरत होती तो मैं मालिक को रात वाली बातें पहले ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं फिलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और पिछले एक हफ्ते से वो किसी दूसरे शहर की गए हुए थे। घर में मेरी नई मालकिन और मेरे मालिक
की माँ यानी बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मालकिन को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसलिए मैं भी बंगल में सुकून से ही आया करता था। लेकिन जब से ये नई मालकिन आई थी, मुझे सुबह सवेरे ही उठकर काम में लगाना पड़ता था। मेरी नई मालकिन की आदतें बहुत ही अजीब थी और मेरी समझ से तो बाहर थी। मैं जब भी बड़ी मालकिन से उनके बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती कि वो बांग्लादेशी औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मालिक के आदेश पर मैं बांग्लादेशी खाना पकाना भी सीख रहा था और बांग्लादेशी भाषा भी मुझे पहले से थोड़ी बहुत भाषा आती थी, क्योंकि मेरे मालिक भी अक्सर बांग्लादेश के भाषा में बात किया करते थे। मालिक चाहते थे कि मालिक को अपने वतन की याद न सताए और वो हमारे माहौल में रच बस जाए, इसलिए हमारे घर को बांग्लादेशी के माहौल की तरह कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं और मेरे लिए उन्हें समझना और उन पर फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बिहार से था और नौकरी के लिए घर से 8 साल पहले शहर आया था और शहर आने के बाद मुझे पहली ही नौकरी अपने मालिक के बंगले में मिली थी और मैंने खुशी खुशी ये नौकरी कर ली थी। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका बहुत ही बड़ा कारोबार था और मेरे मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थी और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को बांग्लादेश में रहते रहते बांग्लादेश बोलने की आदत हो चुकी थी। वो अक्सर यहाँ आने के बाद भी बांग्लादेश की भाषा में बात किया करता था और उसी वजह से मुझे वहाँ का कुछ भाषा समझ आने लगी थी। इतने सालों में मालिक ने मेरा हर अच्छे बुरे में इतना साथ दिया था कि मैं मालिक का सबसे वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले मालिक बांग्लादेश से वापस लौटा तो अकेले नहीं था, बल्कि उनके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने मुझे बताया कि आज से वह मेरी नई मालकिन है, क्योंकि मालिक ने बांग्लादेश में उनसे मोहब्बत की शादी की है और अब उन्हें मुंबई ले आए हैं। ये खबर ना सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि बड़ी मालकिन भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उनके एक लौते बेटे ने उन्हें बताया बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वो दुल्हन को घर ले आए थे। शुरू में तो बड़ी मालकिन ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि बांग्लादेश की औरतें मुंबई की औरतों से बहुत अलग होती हैं और बांग्लादेश की औरत को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं, क्योंकि उनके तौर तरीके और ढंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और उनके बारे में बड़ी मालकिन कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने एक लौते बेटे की मोहब्बत देखी तो वो भी मान गई और फिर धीरे धीरे उसको कबूल कर लिया। लेकिन बड़ी मालकिन ने सही अंदाज़ा लगाया था। नई मालकिन के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदल गया, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वो फिटकरी का ढेर मंगवाती थी तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वो सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती थी। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे तो वो खाने की टेबल पर बैठी मालिक से जिद करने लगी कि उन्हें एक घोड़ा चाहिए, वो घोड़े के बिना नहीं रह सकती। मेरे मालिक ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवर से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर पालते ही उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक तो वो कभी कभी उनके दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती है। मालिक की बात सुनकर मालिक ने रोने लगी और रोते रोते टूटी फूटी शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम बांग्लादेश की औरतें घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी? मैं उसकी देखभाल खुद करूंगी
और ख्याल भी रखूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मालकिन को अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो मालिक ने अपने पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी और अपनी बात से ना हटी तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि उस घोड़े को वह घर के पीछे हिस्से में ही बांध कर रखे। छोटी मालकिन बहुत ज्यादा खुश हो गई और घोड़े को देखकर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई थी जैसे वो घोड़ा नहीं बल्कि बहुत खास चीज हो। मुझे भी यही लगा कि शायद मालकिन तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती है, या फिर बांग्लादेश की औरतें घोड़ों की आदी हो गई होंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये बांग्लादेशी औरतें घोड़ों के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए 15 दिन ही हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाना पड़ा था। नई मालिकिन भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मालिक का कहना था कि अब तुम यहाँ रहने की आदत डालो ताकि तुम्हें इस माहौल को समझ आए। मालिक की बात सुनकर मालकिन ने रुक गई और घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। मालिक की आदतें बहुत अलग थी। वो सुबह सवेरे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और नाश्ते में हर वो चीज खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने जिंदगी में आज तक किसी औरत को इतनी गर्म चीजें खाते नहीं देखा था जितनी मेरी मालकिन इस्तेमाल करती थी। वो वक्त पर खाना खाती और खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती, जबकि मालिक भी घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो हर वक्त खुशबू में रची बसी रहती थी। अपने नए घोड़े रैम्बो से भी उन्हें बहुत लगाव हो चुका था और वो हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती थी, और जब भी वो घोड़े के साथ होती तो हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं होती। मालिक को गए 1 हफ्ता ही गुजरा था। एक दिन घोड़े की आवाज पर मैं कमरे से निकल गया तो देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का इजहार करते हुए वो घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई थी। उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि ये ना समझ सकता कि मालकिन क्या कर रही है। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आंखों से देखूंगा और फिर मालिक को इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर थप्पड़ था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज आते ही मैं अपने क्वार्टर से निकला। छुपते छुपाते अस्तबल के पास पहुंच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा भी मालकिन की बात समझ रहा था। और फिर घोड़े ने अपनी जबान से मालकिन का मुंह चाटा और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े को मोहब्बत और जज्बात से काबू कर लिया तो वो धीरे धीरे उसे सहलाते सहलाते उसके कदमों के पास बैठ गई। ये सब देखकर मेरा सांस सीने से ही अटकने लगा। आगे की मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों की, इसलिए उन्हें मालकिन से घोड़े की जिद की थी। बड़ी मालकिन ने ठीक ही कहा था कि बांग्लादेश की औरतें के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मुंबई औरतों जैसी नहीं होती, और आज बड़ी मालकिन की बात का मतलब मुझे सही से समझ आया था। मेरी मालकिन ने जो कुछ किया था वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आया था और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आने में अभी हफ्ता बाकी था और यह 1 हफ्ता में अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटी तो उस वक्त मैं अपने क्वार्टर में वापस जाने के बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालिक ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी।
मेरी नई मालकिन कुछ ऐसे कर रही थी जो सही नहीं था। तभी उसे आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिन में मुझे अंदाज हो गया कि वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक को दौलत को देखकर उससे शादी की है और वो आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़ जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया था। वो नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वो अपने बेटे से दूर हो जाती और उनकी बात एक हद तक ठीक थी। लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जानना चाहता कि मालिक क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की औरतें ऐसे ही करती हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही मालकिन को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालकिन से ये बात कहनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात का यकीन ना करें तो मेरी 8 साल पुरानी नौकरी को खतरे हो सकता है, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इनकार नहीं करती तो मेरा क्या होता। मैं किस तरह मालिक के सामने खुद को सही साबित करता, और उनकी पत्नी क्यों इस बात का इकरार करेगी कि उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को घोड़े के साथ क्या कर रही है। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे जैसे कि वो हमेशा करते थे, तब मुझे ये मौका सही लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर भरोसा करते या ना करते, मेरा नमक हलाल हो जाता। यही सब सोचा और फिर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन किस तरह हालात में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक भी यकीन से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, कैसे मुमकिन है, रीना को घोड़े से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत करे। और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और हमारी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था। बाकी मालिक क्या करती है और क्यों करती है, ना ही ये जानना मेरा मसला है और ना ही मुझे इस बात से लगाव। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही थी उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उनका बात सुनकर मैं समझ गया कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर खामोश रही और फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक खामोशी से रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के करीब बैठे देख लिया था। मालिक को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मालिक फौरन मालिक के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और
जब मालकिन ने गुस्से में मालिक से सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन रोने लगी और फिर मालिक ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वो शादी करके मालिक के साथ इस घर में आई तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रस्मों रिवाज की कुछ खबर नहीं थी और ना ही इस देश की आदत। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसे मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक की मम्मी यानी बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया और बड़ी मालकिन ने रीना मालकिन को बताया कि मालिक के कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ता रहे हैं और अब भी मालकिन जब भी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी उनके कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वो मालिक को जल्द से जल्द बच्चे की खुशी दे देगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुन के रीना मालिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी और अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वो बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वो परेशान हुई तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी, उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे रखा करोगी तो जल्द ही उनके घर बच्चे हो जाएंगे। रीना मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वो मालकिन को काबू में कर लेगी और मालिक कभी भी उन्हें छोड़ के नहीं। उन्हें बड़ी मालकिन के कहने पर आकर ही मालकिन ने सामने यूं झूठी बात कही थी कि बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए और रीना मालकिन अपनी सास की बातों में आकर घोड़े के साथ न सिर्फ वक्त गुजारने लगी बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भी रखने लगी, जो कुछ बिल्कुल बेमानी और बेमकसद था। मेरी बड़ी मालकिन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मेरी क्वार्टर अस्तबल के पास ही है और मैं मालिक के मसले में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देखूंगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूंगा और बड़ी मालकिन खुद भी मालिक के आगे रीना की मालकिन की शिकायत लगाकर उनके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। बड़ी मालकिन ने रीना मालकिन को सीधी तरह तो इस घर से नहीं निकाला, इसलिए उन्होंने ये अजीब सा खेल खेला था और मैं भी उनके शिकार बन गया। अगर मालिक खुद से सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो शायद वो भी मालकिन को इसी तरह समझते जैसे कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं था बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया था कि वह बांग्लादेश के औरत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती हैं बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती हैं। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की औरतें अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में रीना मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वो बदले में भी मोहब्बत ही देती है और ये बात रीना मालकिन ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का तकल्लुक किसी जबान या बहस से नहीं हो बल्कि दिल से होता है। कहने को मैं एक नौकर था लेकिन वो मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि बांग्लादेश की औरतें या दूसरे देश की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता बहस और ज़बान से है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी ये भी बताएं।
कहानी पसंद आई तो लाइक